नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। केरल में बुधवार देर रात कोझिकोड के कारेपुर एयरपोर्ट पर CISF जवान और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच हुए संघर्ष में एक CISF जवान की मौत हो गई, जबकि 2 एयरपोर्ट स्टाफ घायल हो गए। CISF जवान और घायल हुए एयरपोर्ट स्टाफ के बीच हुए झगड़े के बाद गोलियां चली, जिसमें जवान की मौत हो गई। दोनों पक्षों के बीच झगड़े एक दरवाजे से एंट्री के पुराने विवाद से हुआ। घटना के बाद 2 विमानों की एयरपोर्ट पर लैंडिंग को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट को तुरंत ही अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया। इसके बाद विमानों को कोची डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के लिए आज बड़ा दिन है। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तारी के बाद उनकी तरफ से दिल्ली के साकेत कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। इस पर आज सुनवाई होगी। पहली अर्जी में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया है, जबकि दूसरी अर्जी में जमानत देने की मांग की गई है। इन दोनों अर्जियों को बुधवार को सेशंस कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसे अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर को दिल्ली पुलिस अयोध्या से लखनऊ ले आई। आज तोमर को लेकर बिहार जाने की योजना है। इससे पहले बुधवार को तोमर की पुलिस रिमांड का पहला दिन था। दिल्ली पुलिस पूरे दिन जितेंद्र सिंह तोमर के साथ फैजाबाद में रही और उस यूनिवर्सिटी में गई जहां सिंह ने BSc की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। पुलिस ये तलाशती रही कि कहीं इस फर्जी डिग्री में किसी बड़े रैकेट का हाथ तो नहीं था। उधर अयोध्या के KS साकेत कॉलेज के चीफ प्रोक्टर ने कहा कि तोमर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ये ना तो क्लासरूम पहचान पाए और ना ही लैब पहचान पाए हैं। फर्जी डिग्री मामले में तोमर की मुश्किल और बढ़ी। फैजाबाद ले जाकर अवध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के सामने तोमर से पूछताछ की गई। रिमांड पर लिए गए दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री तोमर को दिल्ली पुलिस फैजाबाद के अवध यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। यहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन करने का दावा किया है। यहाँ पुलिस ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार SL मौर्य के सामने तोमर से पूछताछ की। दस्तावेजों की जाँच पड़ताल की गयी। सूत्रों के मुताबिक कई घंटों की पूछताछ के बाद तोमर के तेवर ढीले पड़ते नजर आए। जो तोमर लखनऊ में साजिश का आरोप लगा रहे थे, पूछताछ के बाद वो मीडिया के सवालों से बचते दिखे। दिल्ली पुलिस फैजाबाद में तोमर से जुड़ी तमाम जगहों की पड़ताल कर रही है। फैजाबाद के बाद तोमर को पुलिस बिहार भी ले गई। फैजाबाद में जितेंद्र सिंह तोमर से जुड़ी जांच न सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी में हो रही है, बल्कि वहां के साकेत कॉलेज और तोमर के पुश्तैनी मकान और आसपास भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि तोमर फैजाबाद का अपना पुश्तैनी मकान बहुत पहले ही बेचकर वहां से शिफ्ट हो गए थे। आपको बता दें कि तोमर ने बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने का दावा किया है और उसे भी फर्जी बताया जा रहा है। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जेल पहुंच गए, लेकिन राजस्थान में तो फर्जी डिग्री से सरपंच बनने वालों की बाढ़ सी आ गई। अब तक 800 सरपंचों के खिलाफ फर्जी डिग्री से सरपंच बनने के केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें BJP के सलमपुर के विधायक अमृतलाल मीना की पत्नी भी शामिल है। राजस्थान पुलिस अब तक ऐसे 45 सरपंचों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी फरार हैं। फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप कई स्कूलों, शिक्षकों और शिक्षा माफिया पर है। ACB पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन मामले में दिल्ली सरकार को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने से किया इनकार। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस 21 मई के नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि इस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है और बुधवार को इस बाबत दाखिल की गई याचिका की भी सुनवाई उसी याचिका के साथ की जाए। केंद्र सरकार के 21 मई के नोटिफिकेशन में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारों को कम किया गया था। एक और विवाद में आम आदमी पार्टी के विधायक तोमर के बाद अब केजरीवाल की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर लगा है गंभीर आरोप। उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने उनके खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। लिपिका का आरोप है कि शादी के बाद से ही सोमनाथ भारती ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। दोनों की 2010 में शादी हुई थी। So it would be difficult for me to summarize it. It's going on for such a long time. It's a long thing. I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. सोमनाथ की पत्नी की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती को जारी किया है नोटिस। 26 जून को आयोग के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग के मुताबिक सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारका में किराए के मकान में बच्चों के साथ रहती हैं, जबकि सोमनाथ मालवीय नगर में रहते हैं। इससे पहले साल 2011 में भी लिपिका ने सोमनाथ के खिलाफ द्वारका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर तब कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सोमनाथ भारती ने कहा है कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि उनकी पत्नी ने घर की बात को सार्वजनिक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें अपने और उनकी मां के बीच किसी एक को चुनने की शर्त रखी है। It's my private life, which she has brought in public domain. Repercussions are huge on the children, majorly. And I don't think what prompted her to file such a complaint. But for last 5 years, she has been demanding that I have to choose either my mother or her. दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री होंगे। दिल्ली सरकार ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। केजरीवाल के पक्के समर्थक समझे जाने वाले मिश्रा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से उनके साथ जुड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद भी 34 साल के मिश्रा का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में था। हालांकि उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए जिन अन्य नामों पर चर्चा हुई उनमें चांदनी चौक के विधायक अलका लांबा, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत शामिल हैं। एलजी को भेजी गई चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने कहा है गुरुवार को इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों को करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देने का फैसला 4 जून को ही ले लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय फौज की टुकड़ी पर हमले से कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग की मौजूदगी में तय हुआ कि 8 जून को ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इस ऑपरेशन के लिए जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम बदला था, तो वहीं सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने भी ब्रिटेन का दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन पीएम के बांग्लादेश में होने की वजह से ऑपरेशन एक दिन टल गया था। बांग्लादेश से लौटते ही पीएम को पूरी योजना के बारे में बताया गया और उनकी मंजूरी ले ली गई। सटीक सूचना और पूरी प्लानिंग के साथ ही सेना ने अंजाम दिया म्यांमार में ऑपरेशन ऑल आउट। उग्रवादियों को नहीं मिला संभलने तक का मौका। म्यांमार की सीमा में घुसकर 9 जून को तड़के भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए 38 उग्रवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में 70 कमांडो शामिल थे, जो कि बेहद आधुनिक असॉल्ट राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड, नाइट विजन गॉगल्स और दूसरे डिवाइस से लैस थे। तड़के 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, जब कमांडोज को म्यांमार के अंदर आतंकी कैंपों से करीब 5 किलोमीटर पहले जंगल में उतारा गया। करीब 40 मिनट में ही हमारे कमांडोज ने ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम दिया और बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए। म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को मारने के ऑपरेशन को लेकर ट्विटर पर अच्छा खासा जश्न का माहौल है। सरकार की तारीफ करते हुए ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है। इस बीच डोभाल जल्द ही म्यांमार जाने वाले हैं। इंडियन आर्मी रॉक्स टॉप ट्रेंड्स में है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने तो 56 इंच रॉक्स का इस्तेमाल किया है, जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ है। म्यांमार में ऑपरेशन हो जाने के कुछ घंटे बाद राठौड़ ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान जैसे सभी देशों और भारत की ओर आतंकी निगाहों से देखने वाले ग्रुप्स के लिए एक संदेश है कि हम अपनी चुनी हुई जगह और वक्त पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने राठौड़ के बयान पर ऐतराज जताया है और कहा कि हमें म्यांमार न समझे। म्यांमार हमले पर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को इस्लामाबाद के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल किसी भी विदेशी हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और भारत के नेताओं को दिन में सपने देखना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने ऐसा किया तो पाकिस्तान करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति को खराब नहीं करना चाहता। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर के बाद झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के घर हाईटेक तरीके से आमों की सुरक्षा का मामला सामने आया है। रांची में अर्जुन मुंडा के आवास पर बाकायदा आमों की नंबरिंग की गई है, ताकि कोई अगर आम तोड़े तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। पेड़ पर जो आम सबसे नीचे झुका है उस पर 1 नंबर लिखा गया है। आमों की गिनती 169 तक पहुंच गई है। साथ ही यहाँ तैनात सिक्योरिटी गार्ड से कहा गया है कि वो लोगों की निगरानी के साथ साथ पेड़ों में लगे फलों की भी निगरानी करे। भारतीय रेलवे ने नई पॉलिसी के तहत कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब तत्काल टिकट कैंसिल करने पर यात्री को 50% पैसे वापस दिए जाएंगे। पहले कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर 1 भी रुपया वापस नहीं होता था, जबकि अब 50% पैसे रिफंड हो गए। नए शेड्यूल के तहत अब तत्काल में एसी क्लास की टिकट सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच ही बुक की जा सकेगी। वहीं तत्काल में नॉन एसी क्लास की टिकट सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ही बुक की जा सकती है। इसके अलावा रेलवे जल्द ही तत्काल स्पेशल ट्रेन सुविधा शुरू करने जा रहा है। मैगी में खतरनाक एमएसजी और लेड तय मात्रा से ज्यादा पाए जाने के बाद अब गुजरात सरकार ने कई खाद्य पदार्थों के टेस्ट का फैसला किया है। इसमें बड़े ब्रांड जैसे कोका कोला, पेप्सिको के तमाम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। ओजस्वी भाषण देने वाले पीएम मोदी कविताएं भी लिखते हैं। उनकी एक कविता सामने आई है।
ये उस वक्त की कविता है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये कविताएं गुजराती में लिखी गईं, बाद में इनका अनुवाद किया गया। इनमें से एक कविता की पंक्तियां कुछ यूं हैं। ऐसा भी नहीं कि ये व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, घबराया नहीं। ठंडे हुए आंसू में पत्थर का भार है, कोने पे सितार जिसके टूटे सब तार हैं। ये कविताएं मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखपत्र चरैवती ने छापी हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपहरण कर चलती कार में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिस कार में छात्रा का रेप किया गया, उस कार में काले शीशे लगे हुए थे। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ 15 दिनों तक गैंगरेप किया गया। सभी आरोपी पीड़ित छात्रा को सीतापुर से मथुरा तक ले गए। वहां उसको बंधक बनाकर एक कमरे में भी रखा गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पीड़ित छात्रा का ये आरोप बीडीओ, जेई प्रधान और समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पर है। गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी जेई छैल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पतंजलि फूड पार्क में बवाल के बाद एक की मौत के मामले में जेल में बंद योग गुरु बाबा रामदेव के भाई राम भरत की जमानत याचिका पर जिला जज की अदालत में सुनवाई आज होगी। पुलिस ने राम भरत पर 2 धाराएं और बढ़ा दी। इसमें राम भरत पर लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया गया। इससे पहले राम भरत के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगे का मुकदमा दर्ज है। भारत और बांग्लादेश टेस्ट का आज दूसरा दिन है। फातुल्ला टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने मैच पर पकड़ बना ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 239 रन बनाए। धवन 150 पर और मुरली विजय 89 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं बांग्लादेश दौरे के बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर एलिस्टर कैम्पबेल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारतीय टीम 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने के लिए 7 जुलाई को जिम्बाब्वे में होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम देर रात दिल्ली से बेल्जियम के लिए रवाना हुई। बेल्जियम के अंतपर्व में फिनट्रो हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये लीग 2016 रियो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफायर के तौर पर खेला जा रहा है। लीग की शुरुआत 20 जून से होगी, जिसमें 4 और 5 जुलाई को फाइनल और प्लेऑफ खेले जाएंगे। भारतीय फुटबॉल टीम आज फीफा वर्ल्ड कप 2018 के क्वालिफायर मुकाबले में ओमान से भिड़ेगा। बेंगलुरु में होने वाले इस मैच में भारत के लिए अपने से 40 स्थान ऊपर टीम से टक्कर लेना एक बड़ी चुनौती है। फीफा रैंकिंग में ओमान की रैंकिंग 101 है और भारत की 141। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके पिता की करीब 30 करोड़ रुपए की टैक्स धोखाधड़ी के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेसी के वकीलों ने उनकी पेशी को चुनौती देने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ब्रदर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। धर्मा प्रोडक्शन में बनी ब्रदर्स के ट्रेलर में फिल्म की पूरी झलक देखने को मिलती है। ट्रेलर से फिल्म के एक्शन, इमोशन और ड्रामा से ये भरपूर फिल्म दिखती है। ट्रेलर में अक्षय और सिद्धार्थ दोनों ही बॉक्सर के रोल में दिख रहे हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस भी मजबूत किरदारों में हैं। भारत में जुरासिक वर्ल्ड आज रिलीज हो रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जुरासिक वर्ल्ड का शानदार वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। इस मौके पर फिल्म के हीरो क्रिस प्रैट और उनकी पत्नी अना फेरिस और ब्राइस डलास हवार्ड भी मौजूद हैं। सलमान खान ने ट्विटर से हटने की धमकी दी है। सलमान ने ट्विटर पर अपने फैन से नाराज होकर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। मंगलवार देर रात सलमान ने कुल 23 ट्वीट्स कर अपने उन फैंस को खूब खरी खोटी सुनाई जो सलमान, शाहरुख और आमिर में नंबर 1 की जंग चलाते रहते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच शाहरुख, सलमान, राजू हिरानी और कई और फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा कम करने का फैसला किया है। इन अभिनेताओं को पिछले साल काफी धमकियां मिल रही थीं, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि अब इनको कोई खतरा नहीं है।